गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमें स्टेशनरी वेव्स के डाउट सेशन लेना है। ठीक है, डाउट सेशन में आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लेने हैं। ठीक है, डाउट सेशन जो आपने सेंड किए हैं उसमें से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपका सबसे पहला डाउट है प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम नंबर 6 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रीड करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में आपको ये दिया है अ थीन वायर 1 मीटर लॉन्ग, मतलब वायर कितना है 1 मीटर लॉन्ग वायर है। ठीक है, वेइंग 0.002 kg, यानी उस वायर का जो वेट है वो 0.002 kg है एंड इट इज स्ट्रेच्ड बाय ए वेट ऑफ 9 kg। और इस वायर पे जो आपने वेट लगाया वो 9 kg है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उनका कहना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स सेट अप ऑन द वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम नंबर 6 में सबसे पहले गिवन क्या है, लेंथ वायर का 1 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में वायर का मास गिवन है 0.002 kg। 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज 2 × 10⁻³ kg। ये वायर का मास हो गया। इससे आप लीनियर डेंसिटी निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्मॉल m जो कि लीनियर डेंसिटी होता है दैट इज मास ऑफ वायर अपॉन में लेंथ ऑफ वायर। मास कितना है वायर का 2 × 10⁻³ लेंथ है आपका 1। ठीक है, यानी आया 2 × 10⁻³ kg पर मीटर। ये आपका स्मॉल m आ गया। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन है इट इज स्ट्रेच्ड बाय ए वेट ऑफ 9 kg, यानी कैपिटल M आपको दिया है 9 kg, जो आपको यहाँ पे वेट लगाया गया है वो 9 kg का है। देयरफॉर टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, 9 × 9.8 न्यूटन। मैं इसको सॉल्व नहीं करता। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, यानी v निकालना है। उसके साथ साथ आपको कहा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक यानी कि फर्स्ट ओवरटोन होता है, यानी आपको फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहा। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर v निकालना है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का एक फॉर्मूला है v = √T/m। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, we have v = √T/m, जिसमें से T टेंशन अप्लाइड टू द स्प्रिंग है और स्मॉल m जो है मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि लीनियर डेंसिटी। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। टेंशन का वैल्यू 9 × 9.8। ठीक है, अपॉन में स्मॉल m का वैल्यू 2 × 10⁻³ ठीक है, अब ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4.9 हो गया और ये 10⁻³ ऊपर लेकर जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻+3। सो देयरफॉर v = में 4.9 है, यहाँ पे कैंसिल हो गया 2 से, × 10⁻+3 हुआ। ठीक है, अब एक डिजिट आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी यहाँ पर होगा 9 ×
ये 49 होगा इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट किया राइट के तरफ, तो 10 का पावर -1 और 10 का पावर +3 यानी 10 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर रूट 3, 49 का स्क्वायर रूट 7 और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल यानी 10 बाहर। नाउ 3 into 7 21, 21 into 10 यानी 210, यानी आपका पहला आंसर आ चुका है 210 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन आगे में आपको ये दिया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट इमिटेड बाय द वायर, यानी यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट भी पूछा हुआ है। ठीक है, यानी आपको n का आंसर भी यहां पर पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का आंसर पूछा हुआ। ठीक है, सो देखिए यहां पर सेकंड आंसर आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट। ठीक है, ये अभी हम यहां पर लेंगे। अब therefore n equals to, इसका फॉर्मूला होता है v/2l। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुट अप करिए, v का वैल्यू आपका 210 अपॉन में यहाँ पर 2, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये आया n, यहाँ पर इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए यानी ये हो जाएगा 2 1 2, 2 0 105। तो n आपका यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया आपका 105 हर्ट्ज। इसके साथ साथ उन्होंने थर्ड आंसर बोला है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, तो यहां पर ये थर्ड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, इज गिवन बाय, यहां पर n1 इक्वल्स टू 2n होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक का मतलब होता है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर ये 2 हो गया इनटू n का वैल्यू 105 यानी 210 हर्ट्ज, ये आपका n1 हो गया। ये है आपका फाइनल थर्ड आंसर। तो इस प्रॉब्लम में 3 आंसर निकालने थे, पहली वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट और तीसरा आंसर निकालना था सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके डाउट सेशन में नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। अब ये जो प्रॉब्लम नंबर 10 है इसके बारे में अभी हम यहाँ पर जानेंगे क्या दिया है। तो रीड करता हूं मैं प्रॉब्लम को। आपको ये दिया है अ स्ट्रेच वायर अंडर ए टेंशन ऑफ 1 kg वेट, यानी स्ट्रेच वायर पे जो आपने टेंशन लगाया वो 1 kg वेट का टेंशन आपने लगाया, इज इन यूनिसन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, ऐसा आपको दिया है। मतलब कि जब सोनोमीटर वायर पे आपने 1 kg वेट का टेंशन लगाया उस समय पे जो फ्रीक्वेंसी है उसी वायर का और ट्यूनिंग फॉर्क का वो 512 हर्ट्ज है। ठीक है, देन उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया है हाउ शुड दी टेंशन बी अल्टर्ड, यानी पहले टेंशन आपका 1 kg वेट है तो बाद में टेंशन कैसे आप चेंज करेंगे टू मेक द वायर वाइब्रेट इन टेंशन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। मतलब कि आपको टेंशन को कितने से चेंज करना है ताकि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, देखिए
तो इस प्रॉब्लम नंबर 10 में सबसे पहले गिवन है टेंशन T1 1 kg वेट। उसके बाद में यहाँ पर पहला फ्रीक्वेंसी गिवन है 512 हर्ट्ज, ठीक है। और उसके बाद में N2 जो है ये आपको गिवन है 256 हर्ट्ज, ठीक है। आपको ये कहा गया है टेंशन टू बी अल्टर्ड, ये आपको निकालना है, ठीक है। टेंशन कितने से चेंज करेंगे? जब आपका फ्रीक्वेंसी पहले 512 हर्ट्ज है, उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज होने के लिए आपको टेंशन जो 1 kg वेट है उससे आप कितने से चेंज करेंगे, ये आपको यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम जो है इसमें आपने जो प्रॉब्लम जो है इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। ये जो 1 kg वेट जो है एक्चुअली ये 4 kg वेट है, ठीक है। और ये 4 kg वेट है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ आपको 1 kg वेट दिया है असाइनमेंट में, दैट इज योर प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो आप इसको 4 × 9.8 न्यूटन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 4 8 32, 4 9 36 एंड 3। पहला टेंशन इतना है, 1 kg वेट को आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले तो आपका पहले ये फ्रीक्वेंसी था जब आपका टेंशन 39.2 न्यूटन था। अब जब आपका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज हुआ, उस समय पे टेंशन कितना है पहले वो निकालना पड़ेगा। फिर ये फर्स्ट टेंशन और बाद में सेकंड फ्रीक्वेंसी का सेकंड टेंशन, इन दोनों का जब डिफरेंस निकलेगा दैट इज योर आंसर टेंशन टू बी अल्टर्ड, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ये रिलेशन पढ़ाया n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं n2/n1 इक्वल्स टू अंडर रूट में t2/t1। अब n2 है आपका 256, n1 है आपका 512 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे t2 एज इट इज और t1 है आपका 39.2, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैंसिल होगा 1/2 से, ठीक है। अब आप क्या करिए यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि T2 जो है ये बाहर आ जाए, क्योंकि मुझे T2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वी गेट यहाँ पर आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे T2/39.2, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका T1 है, ठीक है। तो अगर आपने वैल्यू पुट अप नहीं किया तो आप ऐसा लिख सकते हो T1 इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका T1 है, ये T1 इधर भेज दीजिए आप, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर जब आप T2 निकालेंगे तो T2 इक्वल्स टू T1 इधर गया यानी T1/4। अब T1 कितना है आपका 39.2 अपॉन में 4, तो आपका यहाँ पर T2 का वैल्यू आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ये आपका आंसर नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपका आंसर नहीं, ये वो सेकंड टेंशन है जब वायर का फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, ठीक है। अब हमको कहा है कि टेंशन कितने से चेंज करेंगे, पहले टेंशन इतना था, ये फ्रीक्वेंसी के लिए आपको टेंशन कितने से चेंज करना पड़ेगा। तो हमें ये दिख रहा है कि सेकंड फ्रीक्वेंसी ये तब मिलेगी जब वायर पे टेंशन होगा सिर्फ 9.8 न्यूटन का, ठीक है। ऑलरेडी वायर पे कितना टेंशन है 39.2, तो आप अभी क्या करिए टेंशन टू बी अल्टर्ड
ठीक है, तो यहाँ पर कितने से चेंज करना है, T1 में से T2 माइनस करना है, 39.2 माइनस 9.8, ठीक है। इसका अगर आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, ये 38, 9 यहाँ पे 29.4, यानी जब आप टेंशन डिक्रीज करेंगे 29.4 न्यूटन से, तब वायर पे इतना टेंशन बचेगा और इस टेंशन पे आपकी ये फ्रीक्वेंसी होगी। देयरफॉर टेंशन टू बी डिक्रीज बाय 29.4 न्यूटन, ठीक है। जब आप 39.2 न्यूटन में से इतना टेंशन माइनस करेंगे तो वायर पे ये वाला टेंशन बचेगा और इस टेंशन के लिए 256 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी होगा। अब यहां पर नेक्स्ट आपका डाउट है प्रॉब्लम नंबर 11, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नंबर 11 जो है इसके बारे में अभी हम यहां पर जानेंगे। सी, अब इस प्रॉब्लम को रीड करते। इस प्रॉब्लम में आपको ये दिया है फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए वायर, यानी आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है वाइब्रेशन का। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है वायर, यानी वायर का जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, यानी 0.4 मीटर, ठीक है। अंडर ए टेंशन T, इफ द वेलोसिटी ऑफ द वायर, वेलोसिटी आपको यहां पर गिवन है 160 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है व्हाट शुड बी द टेंशन if the wire is to emit a note of frequency an octave highest vibrating in the same mode, यानी आपका टेंशन क्या रहेगा, ठीक है। आपका टेंशन क्या रहेगा जब वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्टेव हाईएस्ट होगी, फ्रीक्वेंसी एन ऑक्टेव हाईएस्ट when vibrating in the same mode, ऐसे जब आपको यहाँ पर दिया रहेगा प्रॉब्लम में, तब आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी, ठीक है। पहले आपको यहां पर टेंशन दिया है, इनिशियल टेंशन है ये, ठीक है। आप दूसरा टेंशन T1 लिखे, क्योंकि प्रॉब्लम में T ये टेंशन है जब आपका ये लेंथ है और ये जब आपका फ्रीक्वेंसी है, तो T1 आपका न्यू टेंशन हो गया या ये फाइनल टेंशन हो गया, ओके। अब यहां पर आप क्या करिए, सबसे पहली चीज ये हो गया अभी आपका प्रॉब्लम। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको पहले तो ये T1 भी निकालना है और फिर आपको यहाँ पे N भी निकालना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, यहाँ पर ये N है, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन in a wire is given by n का फॉर्मूला V/2L, ठीक है। आपके पास में L भी है V भी है, आप यहां पर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, V का वैल्यू 160 अपॉन में 2 और लेंथ का वैल्यू देखिए आप 0.4 है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 into 10 to the power minus 2, 40 into 10 to the power minus 2, ये कैंसिल हो गया 4 से, ये कैंसिल हो गया 2 से, ये ऊपर क्या आएगा, यानी यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा n equals to 2 into 10 square, that is n equals to 200 hertz, ठीक है।
अब ये आया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको ये पूछा है यहां पर कि फाइनल टेंशन आपका कितना होगा, आपका टेंशन कितना होगा जब फ्रीक्वेंसी जो है इस टेंशन के वक्त जो आपका फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑक्टेव हाईएस्ट। ऑक्टेव हाईएस्ट का मतलब होता है डबल द फ्रीक्वेंसी, यानी यहां पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। जब आपका फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल्स टू ऑक्टेव यानी डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उस समय आपका टेंशन कितना है ये आपको यहां पर निकालना, ठीक है। सो नाउ n is directly proportional to square root of t, so therefore n1 upon n2 इक्वल्स टू अंडर रूट में t1 अपॉन t2, ऐसा फॉर्मूला हो गया। बट आपका पहला फ्रीक्वेंसी n है, दूसरा फ्रीक्वेंसी n1 है, तो आप ऐसा लिखिए n अपॉन n1। तो पहला फ्रीक्वेंसी n है तो टेंशन आपका t है, दूसरा फ्रीक्वेंसी n1 है तो टेंशन आपका t1, ठीक है। अब ये n एज इट इज, ये n1 आपका जो नया फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्टेव हाईएस्ट है, ठीक है। ऑक्टेव हाईएस्ट यानी डबल दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 2n, ठीक है। यहाँ पर ये t अपॉन t1 एज इट इज, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/2। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा फिर हमको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, विच इज इक्वल्स टू यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा t अपॉन t1। तो ये t1 उधर लेकर जाइए, 4 इधर लेकर आइए, 4 ऊपर जाएगा, t1 इधर जाएगा, दैट इज t1 इक्वल्स टू 4t। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी डबल दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो उस समय पे आपका जो टेंशन है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल टेंशन के 4 टाइम्स, दैट इज योर सेकंड आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डाउट नंबर है प्रॉब्लम नंबर 16, प्रॉब्लम नंबर 16, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, सी। इस प्रॉब्लम में आपको ये दिया है अ स्ट्रिंग Q has 4 times the length and twice the radius of another string P, यानी कि जो आपका स्ट्रिंग है Q उसका लेंथ 4 टाइम्स है और उसका जो रेडियस है ट्वाइस है यानी डबल है एज कंपेयर टू वायर P। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं, गिवन में लेंथ ऑफ वायर Q, यानी लेंथ के बेस में Q लिखा, लेंथ ऑफ वायर Q इज 4 टाइम्स लेंथ ऑफ वायर P, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ वायर Q इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ वायर P, ऐसा आपको दिया है फर्स्ट इसमें, ठीक है। अब आगे दिया है the density of the material of Q is 3 times the density of the material of Q is 3 times the density of material of P। डेंसिटी यानी रो, Q वायर का जो डेंसिटी है वो 3 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ वायर P, यानी रो Q इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर P होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां इस क्वेश्चन में दिया है द टेंशन इन द स्ट्रिंग Q इज 3 टाइम्स दैट इन द स्ट्रिंग P, यानी आपको यहां पर ऐसे दिया हुआ है कि जो वायर Q का टेंशन है वो 3 टाइम्स है वायर P के टेंशन के, यानी टेंशन TQ इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टेंशन P। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पर फाइंड द हार्मोनिक ऑफ द स्ट्रिंग Q,
हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे यही आपको दिया है, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग पी, ऐसा आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग क्यू का हार्मोनिक निकालना है, यानी कि आपको स्ट्रिंग क्यू का फ्रीक्वेंसी निकालना है यहाँ पर NQ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ये अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले आपके पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है, दैट इज अल्टरनेटिव टू थर्ड लॉ, 1/2 LR अंडर रूट में T अपॉन पाई रो, ठीक है। इसमें L लेंथ है, R रेडियस है, T टेंशन है और रो डेंसिटी, ठीक है। अब ये वाला जो रिलेशन है, ये आप P वायर के लिए लिखिए, तो सबके बेस में आपको P लिखना है, NP इक्वल्स टू 1/2 LP RP अंडर रूट में TP अपॉन पाई रो P। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में आप NQ लिखिए, ठीक है, फॉर वायर Q, ठीक है। NQ इक्वल्स टू 1/2 LQ RQ अंडर रूट में TQ पाई रो Q। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करिए आप। यहां पर आपको क्या मिलेगा, फिर यहां पर आपको मिलेगा NQ अपॉन NP विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा गैप रखिए, बड़ा लिखना है, NQ अपॉन NP विच इज इक्वल्स टू, NQ है 1/2 LQ RQ अंडर रूट में TQ अपॉन पाई रो Q, ठीक है। अब ये NP का राइट हैंड साइड है, 1/2 LP RP अंडर रूट में TP अपॉन पाई रो P, ठीक है। अब ये वाला 2 कैंसिल, ये जो है LPRP दैट इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाएगा और ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, ये नीचे आएगा, यानी LPRP अपॉन LQRQ। यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में आपके पास बचेगा TQ अपॉन रो Q, ठीक है। और ये पूरा डिनोमिनेटर जो स्क्वायर रूट में है, ये आप ऊपर लेकर जाइए, तो यहाँ पर आएगा रो P अपॉन रो Q, ठीक है, सॉरी रो P अपॉन में यहाँ पे TP आएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला टर्म आप ऊपर लेकर जा रहे हो न्यूमरेटर। अब यहाँ पर आप रेशियो अलग कर दीजिए, LP अपॉन LQ अलग कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर RP अपॉन RQ अलग कर दिया, फिर अंडर रूट में TQ अपॉन TP ये अलग कर दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे रो P अपॉन रो Q ये भी अलग कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। सो NQ अपॉन NP विच इज इक्वल्स टू, देखो LP एज इट इज अपॉन में ये जो LQ है, ये आपको दिया है 4 टाइम्स ऑफ LP, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ LP, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला RP एज इट इज अपॉन में यहाँ पे ये जो RQ है 2 टाइम्स ऑफ RP है, 2 टाइम्स ऑफ RP, ठीक है। फिर अंडर रूट में यहाँ पे ये आपका TQ अपॉन TP है, तो आपका TQ कितना है, 3 टाइम्स ऑफ TP अपॉन TP हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रो P है ये एज इट इज, और ये जो रो Q है आपका डेंसिटी ऑफ Q दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ P हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर LP और LP कैंसिल,
आरपी और आरपी कैंसल, यहाँ पर बचा, यहाँ पे टीपी टीपी कैंसल, रोपी कैंसल, और ये 3 और 3 भी कैंसल, तो आपका स्क्वायर रूट पूरा निकल गया। यहाँ पर बचा 1/4 इंटू 1/2, यहाँ पे बचा NQ अपॉन में यहाँ पे NP, ठीक है। सो NQ अपॉन NP विच इज इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। और यहाँ पर फिर दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आपको ये मिलेगा NP इधर विच इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ NQ, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर ये मिला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ P जो है वो 8 टाइम्स ऑफ हार्मोनिक होना चाहिए, 8 टाइम्स ऑफ हार्मोनिक्स ऑफ Q, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। और ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो डाउट में है, ठीक है, डाउट में आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपका प्रॉब्लम नंबर 18, ठीक है। अब ये आपका प्रॉब्लम नंबर 18 जो है उसके बारे में अभी हम यहाँ पर जानेंगे। सी, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है सबसे पहली चीज कि जो आपका यहाँ पे जो आपका वायर है, अ वाइब्रेटिंग वायर इज अंडर टेंशन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब वायर जो है वो टेंशन में है विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क। व्हेन टेंशन इज इंक्रीज बाय 5%, 15 बीट्स आर हर्ड पर सेकंड, ठीक है। मतलब कि जब आप टेंशन जो भी पहले था उसमें आप 5% टेंशन बढ़ा रहे हैं, यानी न्यू टेंशन जो है वो 5% से इंक्रीज होगा। अगर ऐसा है देन 15 बीट्स आर हर्ड पर सेकंड, यानी तब आपके 15 बीट्स जो है पर सेकंड सुनाई आ रहे। देन फाइंड दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब आपने टेंशन नहीं बढ़ाया, ठीक है, लेट T1, ये आपका इनिशियल टेंशन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज N1, ठीक है, एंड T2 ये आपका न्यू टेंशन है व्हेन आपका जो फ्रीक्वेंसी है इट इज N2। आपको ये दिया है कि T2 जो है वो कितना किया गया है, वो 5% से इंक्रीज किया है। मतलब T1 इस टेंशन को आपको 100% समझना होगा। तो T1 टेंशन अगर 100% है तो ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर जो टेंशन है T2 ये आपको दिया है 105, क्योंकि 5% से इंक्रीज किया। सो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू 1.05, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आया यहाँ पे टेंशन का, ठीक है। सो T2 इक्वल्स टू 1.05 टाइम्स ऑफ T1, ऐसा आपका यहाँ पर वैल्यू है। अब क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि जब हमने टेंशन को बढ़ाया 15 बीट्स आर हर्ड पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड यानी बीट फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज, ये आपको दिया है NB। अगर ऐसा है देन फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इनिशियल टेंशन के वक्त, यानी आपको N1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये पता है यहाँ पे कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T होता है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी और टेंशन को रिलेट करना है। सो देयरफॉर यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, N1 अपॉन N2 विच इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2,
ठीक है। अब यहाँ पे आप N2/N1 ले लीजिए पहले से, तो यहाँ पर हो जाएगा T2/T1। अब आप बताइए T2 कितना है, 1.05 T1/T1। ये और ये यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो N2/N1 इक्वल्स टू आया 1.05 में यहाँ पर 1, ठीक है, अपॉन में 1 हो गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 1.0 का जब आप 5 में स्क्वायर रूट देखेंगे दैट इज 1.025। सो N2/N1 ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा 1.025, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये N1 आप इधर लेकर आ जाएंगे तो आपको N2 इक्वल्स टू क्या मिला, 1.025 टाइम्स ऑफ N1। इससे आपको एक चीज समझ में आया कि जो आपका सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी के 1.025 टाइम्स, ठीक है। इसको कहिए इक्वेशन नंबर, दैट इज N2 विल बी ग्रेटर देन N1, क्योंकि N2 1.025 टाइम्स ऑफ N1 है, यानी N2 ज्यादा है, ठीक है। सो देयरफॉर N2 माइनस N1 विच इज इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी। N2 माइनस N1 ये बीट फ्रीक्वेंसी है आपका 15 हर्ट्ज, ठीक है। ये N1 इधर भेज दीजिए, 15 इधर लेकर आइए, यानी N1 इक्वल्स टू N2 माइनस 15। ये ऐसा आपका यहाँ पर जो है वैल्यू बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपने ऐसा रिलेशन बनाया, तो यहाँ पर आप क्या करिए कि ऐसा रिलेशन ना बनाते हुए आप ये इधर लेकर जाइए, N2 इक्वल्स टू N1 प्लस 15, ये N2 का वैल्यू बन गया। अब ये N2 का वैल्यू आप यहाँ पर पुट अप करिए, पुटिंग above value in equation 1 we get क्या आएगा फिर हमारे पास में, बताइए। यहाँ पर आप पुट अप करिए N1 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 1.025 टाइम्स ऑफ N1, ये इधर लेकर आइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15 एज इट इज 1.025 टाइम्स ऑफ N1 माइनस N1, ठीक है, यानी यहाँ पे 1N1 है, यानी यहाँ पर आएगा 0.025 टाइम्स ऑफ N1, ठीक है। इधर में ये 15 एज इट इज, सो N1 implies 15/0.025। 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पर ये 15,000/25 होगा, 25 6 यानी कि ये होगा 600। तो आपका जो आंसर आएगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी का वो आपका आंसर होगा यहाँ पे 600 हर्ट्ज, ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा प्रॉब्लम नंबर 18। नाउ नेक्स्ट आपका डाउट है प्रॉब्लम नंबर 21, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। आपको ये दिया है सोनोमीटर वायर, आपके पास सोनोमीटर वायर stretched by a weight of specific gravity 9, ठीक है। आपने क्या करना है, इस सोनोमीटर वायर को स्ट्रेच करना है by a weight of specific gravity 9, ठीक है। यानी इस प्रॉब्लम में आपको वायर का स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दिया है 9, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कोई लेटर हम नहीं ले रहे, ठीक है, हम वैसे सिग्मा ले सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपको ये दिया है कि ये जो वायर है, ठीक है, इज इन यूनिसन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क, यानी जो फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर वायर की है वही ट्यूनिंग फॉर्क की भी फ्रीक्वेंसी है। नाउ व्हेन द वेट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, जब आप ये जो सोनोमीटर है इस पे, इसके वायर पे जब आप वेट लगाएंगे और आप उसको वाटर में डीप करेंगे देन 15 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पुल्ली है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सोनोमीटर का वायर है, यहाँ पे ये आपका वेट हैंगर,
ठीक है। और अगर आपने ये जो वायर है आपका, ये आपका वेट हैंगर है, अगर आपने इसको क्या कर दिया, वाटर में अगर आपने डीप कर दिया तो यहां पे आपको बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितनी बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है, 15 बीट्स पर सेकंड, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको ये कहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो N1 फ्रीक्वेंसी अभी आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर प्रॉब्लम है। आपको वायर का स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, पहले वायर एयर में ही है, बाद में आपने उसको वाटर में डीप कर दिया वेट को, तो बीट फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क का वो आपको यहां पर सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहां पर लेट W1 वेट, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ठीक है, W2 वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है, और W1 माइनस W2 दैट इज लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है। ये आपको यहां पर फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब यहां पर ये ध्यान में रखिए कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला ये होता है वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन में लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ये इसका क्या है फॉर्मूला, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 9 विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर यानी W1, ठीक है, और लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, लॉस ऑफ वेट यानी हो गया W1 माइनस W2। तो यहां पर मैंने लेटर्स पुट अप कर दिए। अब आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 9W1 माइनस 9W2 विच इज इक्वल्स टू W1, ठीक है। अब W1 को इधर भेज दीजिए और माइनस 9W2 को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा इस रिलेशन से, 9W1 माइनस W1 विच इज इक्वल्स टू 9W2। साइड चेंज करें, अब 9W1 माइनस W1 यानी यहां पर आपको मिलेगा 8W1 विच इज इक्वल्स टू 9W2। ये W2 इधर आएगा, ठीक है, 8 इधर आएगा यानी W1 अपॉन W2 विच इज इक्वल्स टू 9/8। ऐसा यहां पर आपका वैल्यू आएगा। अब यहां पे अब आप एक रिलेशन ध्यान में रखिए, नाउ अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन अप्लाइड टू द वायर, ठीक है। सो देयरफॉर यहां पे आप ऐसा लिखिए n1 अपॉन n2 विच इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t, ठीक है। सिंस W और टेंशन ये यहां पर सेम है, सो देयरफॉर n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2, क्योंकि टेंशन और वेट दोनों आपने सेम ली। अब यहां पर इसके बाद में ये W1 अपॉन W2 यानी 9/8, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, 9 का स्क्वायर रूट 3, 8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 और √2 का वैल्यू 1.414, ठीक है। तो यहां पर आएगा 3 अपॉन 2.828, यहां पर ये आया n1 अपॉन n2, ओके। अब आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2.828 टाइम्स ऑफ n1 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n2, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपका रिलेशन आया। अब आपको क्या दिख रहा है,
फंडा पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसका 2.8 टाइम्स सेकंड फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स के बराबर है। यानी पहली फ्रीक्वेंसी का 2.8 टाइम्स सेकंड फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स के बराबर है। यानी यहां पर पहला फ्रीक्वेंसी n1 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा n2। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो n1 में से n2 माइनस करेंगे तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, अब ये बीट फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? n1 माइनस n2 विच इज इक्वल्स टू बीट आपको दिए है 15, ये बीट आपने यहां पर लिए 15। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करिए, n2 को इधर लेकर आइए, 15 को इधर लेकर जाइए, यानी n1 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू n2। अब ये आपका n2 का वैल्यू आया n1 माइनस 15, ये इक्वेशन नंबर 1 में n1 की जगह पे आप पुट अप करिए। ठीक है, पुटिंग अबोव वैल्यू, ठीक है, in equation 1 we get 2.828 n1 which is equals to 3 और n2 की जगह पे ये आएगा n1 minus 15। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3n1 minus 3 into 15 45 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2.828 n1 होगा। ठीक है, ये वैल्यू इधर लेकर आइए और माइनस 45 इधर लेकर जाइए, प्लस 45, ये 3n1 ये इधर आया तो माइनस 2.828 n1। अब 3n1 में से 2.828 n1 क्या करना है, आपने माइनस करना है, यानी 3.000 में से 2.828 क्या करिए, माइनस करिए, मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 0.18172 0.172 n1 यहाँ पर आया आपका 45। ठीक है, ये इधर लेकर जाइए, सो n1 इक्वल्स टू 45 अपॉन 0.172। आप इसका डिवीजन करिए log a अपॉन log b करके, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट आपका डाउट नंबर है प्रॉब्लम नंबर 24। इसमें आपको क्या गिवन है, इन मेल्डीज एक्सपेरिमेंट 3 लूप्स आर फॉर्म ऑन ए स्ट्रिंग, यानी मेल्डीज एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे 3 लूप्स जो है वो फॉर्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 लूप्स फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स के लिए आप कैपिटल P लिखेंगे, वो आपको मिल रहा है 3 लूप्स फॉर्म हो रही है ऑफ लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, यानी लेंथ आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर दैट इज 1.2 मीटर। ठीक है, और आपको ये दिया है कि फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क उसमें एडजस्ट किया जाता है 2 प्रकार की पोजीशन के साथ। यहाँ पे पोजीशन पैरेलल पोजीशन आपको दिया है। ठीक है, नाउ आगे पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 98 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, टेंशन आपको गिवन है 98 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, ये टेंशन गिवन है, और स्ट्रिंग का जो है मास आपको गिवन है, मास ऑफ द स्ट्रिंग ये गिवन है 150 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसको केजी में लाइए, मिलीग्राम को ग्राम में लाइए, -3 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम को केजी में लाइए, 10 to the power -3 है, इस ग्राम को केजी में दैट इज 10 to the power और -3 हो जाएगा, दैट इज 150 into 10 to the power -6 kg। आपको ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना है जब मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में पोजीशन ट्यूनिंग फॉर्क का पैरेलल पोजीशन है, और आपको लेंथ ऑफ ईच लूप भी निकालना है। L आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये आपका यहाँ पर
रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख पहला आंसर हम ये निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ईच लूप। ठीक है, दैट इज ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर अपॉन में नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, वायर का लेंथ L है और नंबर ऑफ लूप्स जो है वो P है, तो L इक्वल्स टू यहां पे 1.2, P इक्वल्स टू नंबर ऑफ लूप्स 3 है, दैट इज 0.4। ये आपका क्या हुआ, लेंथ ऑफ ईच लूप मीटर में। यह आपका पहला आंसर। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है ट्यूनिंग फॉर्क का जब मेल्डिज एक्सपेरिमेंट पैरेलल पोजीशन में है, यानी ट्यूनिंग फॉर्क वायर के साथ या स्ट्रिंग के साथ पैरेलल पोजीशन में है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे, इन मेल्डिज एक्सपेरिमेंट में यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन पैरेलल पोजीशन। ठीक है, पैरेलल पोजीशन में ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज गिवन बाय, ठीक है, ये आपको यहां पर निकालना है, दैट इज कैपिटल N। मेल्डिज एक्सपेरिमेंट में जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो कैपिटल N होता है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखिए। और पैरेलल पोजीशन में आपका फॉर्मूला होता है P/L अंडर रूट में T/M, ये आपका पैरेलल पोजीशन के लिए फॉर्मूला। अगर प्रॉब्लम में आपको परपेंडिकुलर पोजीशन कहा तो यहां पर L के सामने 2 लिख देंगे तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रखिए, P का वैल्यू 3, लेंथ का वैल्यू 1.2, टेंशन का वैल्यू आपका यहाँ पे टेंशन जो है वो आपको गिवन है 98 इंटू 10⁻³ और ये जो है स्मॉल m दैट इज 150 इंटू 10⁻⁻6 kg। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका यहाँ पर वैल्यूज है, ये 0.4 हो गया, यानी ये हो गया 10/4। ठीक है, 1/0.4 एक डिजिट शिफ्ट किया यानी 10/4 हो गया। यहाँ पर ये ऊपर लेकर जाइए, यहाँ पर बचेगा 98 अपॉन में 150 -3 + 6 यानी हो जाएगा +3। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए 10/4 यानी 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर 0 अगर इसमें गया तो यहाँ पर आएगा 98/15, ये 0 यानी 10 का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 यानी ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 का पावर +2। ठीक है, अब इसके बाद इसका डिवीजन करिए, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, 10 बाहर आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 यहाँ पर आएगा 98/15, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, और इस दोनों का आपने स्क्वायर रूट निकालना है, वो यहाँ पर लिखना है 98 का स्क्वायर रूट और 15 का स्क्वायर रूट और उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मेल्डिज एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट आपका डाउट है प्रॉब्लम नंबर 35। प्रॉब्लम नंबर 35 में आपको दिया है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड। अब मैंने आपको वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है ओपन एट बोथ एंड which is in unison with a pipe of length 20 centimeter close at one end in fundamental mode, यानी दोनों पाइप जो है ये यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ये दोनों पाइप जो है ये फंडामेंटल मोड में। और क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में दिया है निग्लेक्ट एंड करेक्शन, ऐसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम। देखिए, सबसे पहले
आप दो पाइप निकालिए। ये आपका पहला पाइप, ये आपका ओपन पाइप, ठीक है। इसका यहां से यहां तक का ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ आपको यहां पर निकालना है। और दूसरा जो पाइप है वो यहां पर है, ठीक है। ये क्लोज एट वन एंड है और इसका जो लेंथ है ये आपको यहां पर दिया है 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ आपको निकालना। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है NO और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है NC। ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसे मेंशन किया गया है कि यहां पर जो पाइप है इज इन यूनिसन विथ ए पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर क्लोज एट वन एंड। यानी ओपन एंड पाइप का जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही सेम फ्रीक्वेंसी क्लोज एंड पाइप का भी है, ऐसा आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये आपके दो पाइप हो गए, ठीक है। अब आपको ये दिया है वी हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप, ये गिवन है। उसके बाद में आपको लेंथ गिवन है क्लोज पाइप का, दैट इज 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। आपको लेंथ निकालना है ओपन पाइप के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव, ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव, अब आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो NO है वो है आपका V/2L, ठीक है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है पाइप का जब पाइप दोनों तरफ से ओपन है। और दूसरा जो है वो है NC, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ए पाइप क्लोज एट वन एंड। ये आपको गिवन है V/4L, बट ये अलग दिखना चाहिए लेंथ, इसलिए इसके बेस में O लिखो, इसके बेस में C लिखो, ठीक है। ये आपके दोनों इक्वेशन, बट ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, ओपन पाइप का और क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो NO = NC, ऐसा रिलेशन हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे, V/2L नॉट विच इज इक्वल्स टू V/4LC। V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये LO इधर लेकर जाओ, 4 इधर लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन होगा 4/2, इधर होगा LO/LC। आपको ये लेंथ निकालना है ओपन एंड का। सो LO = ये कैंसिल हो, 2 of LC, 2 times of LC यानी 0.2 यानी 0.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर। तो ओपन पाइप का जो लेंथ है वो है आपका यहाँ पर कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो है डाउट नंबर 39 यानी प्रॉब्लम नंबर 39 जो है ये अभी हमें यहाँ पर लेना। अब प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 39, एन एयर कॉलम इन ए ट्यूब क्लोज एट वन एंड, यानी अभी आपका ट्यूब या पाइप एक ही होता है, क्लोज एट वन एंड व्हेन वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल मोड, यानी क्लोज एंड वाला जो पाइप या ट्यूब है वो फंडामेंटल मोड में है और उस समय पे ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो 420 हर्ट्ज है, ऐसा आपको यहाँ पर गिवन है। यानी इस प्रॉब्लम में आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 420 हर्ट्ज। उसके बाद आपको ये दिया है इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 19.25 सेंटीमीटर, ये जो क्लोज एंड वाला पाइप है इसका जो लेंथ है ये आपको गिवन है 19.25 सेंटीमीटर, यानी 19.25 into 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको ये दिया हुआ है कि एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये आपको यहाँ पर गिवन है 336 मीटर पर सेकंड। आपको ये कहा गया फाइंड द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप,
ये आपका लेंथ हो गया क्लोज पाइप का, और ये उस समय का वेलोसिटी हो गया। आपको क्लोज पाइप का या क्लोज ट्यूब का डायमीटर निकालना है। सी, सबसे पहले यहां पर आप ऐसा लिखें, फॉर एन एयर कॉलम इन ए पाइप closed at one end, the fundamental frequency is तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? NC इक्वल्स टू V अपॉन 4। बट एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो मैंने रिलेशन लिखा ये विदाउट एंड करेक्शन है, विथ एंड करेक्शन नहीं है। यानी यहां पर ये विथ एंड करेक्शन ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि एंड करेक्शन हमने इसीलिए लिखा क्योंकि हमको डायमीटर चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहां पर ये वैल्यू इधर लेकर जाइए, NC इधर रखिए। ठीक है, LC प्लस E इधर लेकर जाइए, सो LC प्लस E विच इज इक्वल्स टू V अपॉन 4 NC। अब V का वैल्यू है 336 अपॉन में 4 इंटू NC है आपका 420। ठीक है, और यहां पर ये LC प्लस E। अब ये वाला LC आप इधर लेकर आइए, सो E इक्वल्स टू 336, 4 0 जार 4 2 जार 4 4 जार 16 माइनस यहाँ पे LC। ठीक है, सो यहाँ पर ये 336 अपॉन 1680 माइनस ये जो लेंथ है आपका वो गिवन है 19.25 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -2। ये आपका यहाँ पर लेंथ हो गया। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको इनका डिवीजन यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलना है? ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 4 जो है ये आप इधर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे 336 अपॉन 1680, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो ध्यान में रखिए। ये वैल्यू जो आपका यहाँ पर आने वाला है, इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपका E का वैल्यू जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो 4 को ही इधर, ये पूरा डिनोमिनेटर ही इधर भेज दीजिए, यानी ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा करिए, यहाँ पे 420 रख दीजिए, यहाँ पर ये आपका 4LC और ये आपका 4E होगा, तो यहाँ पर 4E रख दीजिए, इधर में ये 4LC यानी ये इंटू 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 420 कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 336 माइनस 420 को, ये आएगा 0.80। ठीक है, और ये वैल्यू जो है 19.25 इंटू 4 यानी ये हो जाएगा 77 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये पॉइंट में ये वैल्यू 10 के पावर में, दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। 0.80 माइनस 0.77 दैट इज 0.03। ये आपका 4E है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 और E का वैल्यू 0.3D होता है। ठीक है, तो 4 इंटू 0.3 यानी 1.2D दैट इज 0.03। अब आप क्या करिए, D इक्वल्स टू ये 1.2 इधर ले लीजिए, 0.03 अपॉन 1.2। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको डायमीटर का आंसर मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या 0.025 मीटर, ये मीटर में आपका आंसर है। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर जो है ये आपका आंसर सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लास्ट प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 41। ये अभी हम प्रॉब्लम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 41। ये भी प्रॉब्लम अभी यहाँ पर लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया, एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 0.156 रेजोनेट
जब ये वर्ड आता है ना रेजोनेट होना, यानी ये रेजोनेंस ट्यूब का प्रॉब्लम है, और रेजोनेंस ट्यूब पाइप क्लोज एट वन एंड के बराबर होता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहां पर आपको एक लेंथ दिया है 0.156 मीटर। उस समय पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है n, ये 512 हर्ट्ज है, ऐसा आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर आपका जो लेंथ है ये फर्स्ट लेंथ। अब यहां ये कहा गया है, देखिए सेकंड सेंटेंस में, when the length is increased to 0.3 मीटर, आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करेक्शन करना है। यहाँ पर ये लेंथ इंक्रीज हो रहा है 0.317 मीटर से, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, when the length is increased to 0.317 मीटर, तो जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N2, ये आपको गिवन है 256 हर्ट्ज। अगर ऐसा है तो आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है, और यहाँ पे एंड करेक्शन जो है ये भी आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस कंडीशन है, तो रेजोनेंस कंडीशन में इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट वी हैव, हमारे पास ऐसा रिलेशन होता है 4n1 L1 plus E which is equals to 4n2 L2 plus E, बट 4 लिखने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो तो कैंसिल होना है, तो ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट अप करिए, n1 का वैल्यू 512, L1 का वैल्यू 0.156 प्लस E, n2 का वैल्यू 256, L2 का वैल्यू 0.317 प्लस E। ठीक है, आप ये वाला वैल्यू इधर लेकर आइए, 512 अपॉन 256, 0.156 प्लस E, 0.317 प्लस E। ठीक है, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया 2 से। ठीक है, अब ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 2 0.156 प्लस E, यहाँ पर ये 0.317 प्लस E। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 0.312 प्लस 2E, 0.317 प्लस E। अब ये वाला E इधर लेकर जाइए और 0.312 इधर लेकर आइए, यहाँ पे ऑलरेडी 2E है, ये E इधर लेकर जाइए, माइनस E होगा, यहाँ पर ये 0.317 माइनस 0.312, ये हो जाएगा 0.005, और 2E माइनस E यानी E हो जाएगा, ये आपका एंड करेक्शन जो है उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड आंसर निकालना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये आंसर निकालना है। तो n इक्वल्स टू v अपॉन 4 L प्लस E, ऐसा फॉर्मूला होता है विथ एंड करेक्शन। ठीक है, तो आपका v इक्वल्स टू होगा 4n L प्लस E, ये ऐसा रिलेशन होगा। 4 n का वैल्यू यहाँ पर अगर आप n1 L1 लेते हैं तो ये ऐसा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है n1 लिख सकते हैं 512, L1 जो है 0.156 और E है आपका 0.005। ठीक है, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 5s are 20 into 0.156 plus 0.005 यानी 0.161। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 329.728 आएगा, यानी 329.7 मीटर पर सेकंड, ये आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। और ये आपका लास्ट डाउट नंबर 41।